हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज फिर से मैं धीरज सर आपके सामने बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूं। आज का मेरा टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने बच्चे को भी अपने पास में लीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 9th क्लास से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या 6th क्लास से कर रहा है या वो जो भी क्लास में है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जो है इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। अब आप कोई पेरेंट्स कह सकता है भाई आरएमएस सैनिक स्कूल लगा रखा है। 2 मिनट में इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, उसके बाद जो है मेन मुद्दे पे मैं आऊंगा, ठीक। तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, आरएमएस का जो 9th क्लास और 6th क्लास का जो सिलेबस है, जैसा कि आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। 19 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है और 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास जो है इसका पेपर होगा, ठीक। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, अगर आप अभी से कंपटीशन एग्जाम को देंगे, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उनका एक बच्चा है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कंपटीशन अभी से लड़ेगा आपका बच्चा, क्योंकि आगे जाके जब वो 12th में जाएगा, 12th के बाद जो भी एग्जाम देगा, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे सीए के एग्जाम्स हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे जो भी एग्जाम्स हो, है नहीं है, तो उनकी किस तरीके से वहां पर आप फाइट करनी है, अभी से जो है हम लोग उस चीज को यहां पर सिखा रहे हैं। या आप जो है अपने बच्चे को वो हैबिट जो है अभी से जो है आप उसके अंदर डाल सकते हैं, तो आगे जाके कोई कठिनाइयां नहीं मिलेंगी, जल्दी से जो है गोल को अचीव करने में जो है मदद मिल सकती है। तो आरएमएस का जो एग्जाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, वो 6th क्लास और 9th क्लास के लिए होता है। 10 से 12 साल का आपका बच्चा होना चाहिए 6th क्लास में देने के लिए, और 13 से 15 साल होना चाहिए 9th क्लास के बच्चे को देने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका सिलेबस क्या है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका सिलेबस की अगर हम बात करें, जो भी बच्चे अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और 6th क्लास का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वही सिलेबस आएगा जो आप 5th में पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो। हिंदी जो है आपका 9th क्लास के लिए रहेगा, 6th क्लास के लिए हिंदी नहीं आने वाला है, ठीक। जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए। और एक अलग टॉपिक आ जाता है रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, तो वो आपको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा। और वरना तो आपका जो 6th क्लास के लिए बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो 5th क्लास में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या अच्छे से आपको उस चीज को पढ़ना है 5th क्लास सिलेबस को, तो आप जो है गोल की तरफ आप जरूर पहुंच सकते हैं। और अगर मैं 9th क्लास के लिए बात करूं, तो जो भी बच्चे 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं यहां पर आरएमएस की बात कर रहा हूं, सैनिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, तो आरएमएस की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है जो आपका 8th क्लास का स्टैंडर्ड सिलेबस है, वही आपका जो है आरएमएस में 9th क्लास के लिए पूछा जाएगा। चाहे वो इंग्लिश का सिलेबस हो, चाहे वो रीजनिंग का सिलेबस हो, चाहे वो मैथ्स का सिलेबस हो, चाहे एसएसटी का सिलेबस हो, चाहे वो साइंस का सिलेबस हो। और हिंदी ग्रामर भी वहां पर 20 नंबर की आती है और 30 नंबर की जो है वहां पर एसएसटी पूछा जाएगा। 50 नंबर का जो है आपका इंग्लिश आएगा और 50 नंबर की मैथ्स और 50 नंबर की साइंस, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक। और अगर 6th क्लास की बात करें तो इंग्लिश जो है एज ए क्वालिफाइंग है, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, लेकिन आपको 17 मार्क्स, मिनिमम 17 मार्क्स लेके आने हैं, तो फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और फाइनल मेरिट में जो है आपका जो है इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, टोटल 150 का होगा। 50 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स जीएस वगैरह होगी, 50 नंबर की मैथ्स होगी और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो है कट ऑफ कितनी जाती है, तो अगर हम बात करें नॉन कैटेगरी वालों की, तो आपको कम से कम मिनिमम जो है 135 मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। 1 आउट ऑफ 150 मैं 6th क्लास के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं आरएमएस की बात करूं नॉन कैटेगरी वालों के लिए, कम से कम आपको 165 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। 165 और 170 के बीच अगर आप नंबर लाएंगे तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता। नॉन कैटेगरी वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो था सिलेबस के बारे में, और मैंने बता दिया आपको कि जो है कहां से क्या पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं देखिए, अब फाइनली मुद्दा ये है कि सर एग्जाम निकलेगा कैसे,
ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो भाई, चाहे आप स्कूल में प्रिपरेशन कर रहे हो, अब स्कूल भी एग्जाम, स्कूल में जो भी एग्जाम हो रहे हैं आप अपने बच्चों के पेपर देखिएगा, जो 8 क्लास 9th क्लास वाले बच्चे हैं या 8 9 से ऊपर वाले बच्चे हैं, उसमें एमसीक्यू भी पूछा जाता है। इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अभी से जो है बच्चों की प्रिपरेशन होने स्टार्ट हो गई है। तो अब आने वाले समय में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें 50% एमसीक्यू रहेगा और 50% जो है आपका थ्योरी रहेगा। और भी आने वाले समय उससे आगे भी क्या रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा एमसीक्यू मोड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में जो है एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो भी इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो, देखो आपको जो है सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं, आप स्कूल में जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एसएसटी पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो है 2 चैप्टर आपको टेस्ट में आने वाले, आप 3 पढ़ रहे हो, 4 पढ़ रहे हो या 2 चैप्टर के अलावा कुछ और पढ़ रहे हो। ऐसे ही यहां पर भी है, आरएमएस का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो है एक सिलेबस होता है और उस सिलेबस को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपके 20 में से 15 16 17 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है आपने सिलेबस तो पढ़ा है लेकिन उस सिलेबस को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। एक ही बार पढ़ा आपने, सिर्फ आपने उसको उन चीजों से होते हुए आप गुजरे हैं, आपने उसको याद नहीं किया, मेमोराइज नहीं किया है, उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसे ही यहां पर भी है, अगर आप सिलेबस को एक बार पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, इस चैप्टर से आया है। फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा, थ्योरी अच्छे से याद नहीं होगी, किसी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद नहीं होगा। और किसी के अगर 20 में से 20 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसने उस चैप्टर की बहुत प्रैक्टिस करी है, सारे फॉर्मूले उसको याद है, उसको पता है कब कौन सा आंसर कहां पर लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कंपटीशन एग्जाम भी है। आपके नंबर तब अच्छे आएंगे जब आप किसी सब्जेक्ट को जो है बहुत बार पढ़ोगे, बार बार उसको रिवीजन करोगे। देखिए 10 बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप 2 बुक पढ़िए, आप 1 बुक पढ़िए, 2 बुक पढ़िए, आप उस 2 बुक को 20 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए। इसका मतलब यह होता है आपने उस सब्जेक्ट पर जो है कमांड हासिल कर दी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अगर स्कूल में भी अगर नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप पढ़ते नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने चीजें पढ़ी हैं लेकिन एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ा है या 2 दिन पहले पढ़ा है, और आप सिर्फ एक ही बार तो पढ़ेंगे उस चीज को या 2 बार पढ़ेंगे। इसका मतलब आपको मेमोरी में, दिमाग में जो है वो चीजें अच्छे से फिट नहीं हुई हैं। तो आप जो है जब आप पेपर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पेपर देते हैं, तो अच्छे से जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है, आपने उस चीज को अच्छे से याद नहीं किया है, अच्छे से उस चीज को समझा नहीं है, अच्छे से उस चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रैक्टिस तब होती है जब आप उस चीज को बार बार करोगे, उसको कमांड बोलते हैं। किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको अगर कमांड हासिल करनी है तो आपको उसको 2-3 बार नहीं, कम से कम 10 से 15 बार जो है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें आपके माइंड पे जल्दी से स्ट्राइक होगा क्वेश्चंस, और तुरंत जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वरना तो आप सोचते रहेंगे यार इसका ये था, सर ने ये बताया था, धीरज सर ने ये बताया था, दीपक सर ने ये बताया था, बाजीराव सर ने ये बताया था, आप इस तरीके से चीजें वहां पर बोलेंगे, है नहीं। फिर सोचोगे यार कल मैंने ये पढ़ा था, अरे इसका आंसर समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर किसी बच्चे ने वो चीजें बहुत बार पढ़ी हैं तो क्या होगा, वो तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा और तुरंत जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर देगा। तो ये होता है प्रैक्टिस का फायदा। और जितने भी आपके चाहे स्कूल के एग्जाम है, चाहे कंपटीशन के एग्जाम है, तो आप अगर किसी चीज को बार बार रिवीजन करोगे, किसी चीज को अगर बार बार पढ़ोगे, तब जाके आपको वो चीजें समझ में आएगी और जल्दी से उसका आप रिस्पॉन्स देंगे, तो आप बहुत बच्चों से आगे हो जाएंगे। ठीक है नहीं है, कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, AIR 1 ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात होगी उस पे, उसने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैथ्स है, अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको खूब प्रैक्टिस चाहिए, आपको फॉर्मूला याद है,
पहली बात तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं और डेफिनेशंस हो गए, कॉन्सेप्ट आपको उसको मेमोराइज करने हैं, तब जाके आप क्वेश्चन को देख पाओगे, है नहीं? जैसे पूछ दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पता भी तो होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है नहीं? इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन कैसे करते हैं सॉल्यूशन, कम से कम आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, तब जाके आप पता कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा। ठीक, तो आपको चीजों को, पहली बात तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स को आपको फॉर्मूले याद करने जरूरी है और कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो भी है उसको आप पढ़िए। अब उसके बाद आता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो, दो मेरे पास ए और बी जो है, दो स्टूडेंट है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। अब मैं दोनों को जो है एक सेम क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? एक बंदे ने जो है 1 मिनट से कम में उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया और एक बंदे ने जो है, बी जो बच्चा था उसने जो है उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में 5 मिनट लगाए। इसका मतलब क्या होता है? हालांकि दोनों का आंसर सही आया, इसका मतलब यह हुआ जो बच्चे ने 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया, उसको पता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उसको पता है कि उसने क्वेश्चन पहले से, इस टाइप के क्वेश्चन पहले से करे हुए हैं। अब अगर पेपर में आ गया है, पूछा गया है, तो वो तुरंत 1 मिनट के अंदर उस चीज को सॉल्यूशन कर ले रहा है क्योंकि उसने उस क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करी है, मेनी टाइम्स। अगर हम बी स्टूडेंट की बात करें, उसको पहले तो उसको फॉर्मूला रिकॉल किया, ऐसा होगा, फिर उसको कुछ कैलकुलेशन में भी उसको कुछ एरर है, उसको नहीं आता है, या उसने मल्टीप्लाई करना गलत कर दिया, डिवाइड गलत कर दिया, लेकिन फाइनली उसने जो है सोच समझ के उसने जो है आंसर को निकाल दिया, लेकिन उसने 5 मिनट लगाए, है नहीं? अब एक ने 5 मिनट लगाए और एक ने जो है 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्यूशन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जो ए बच्चा है, ए जिसने जो है क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कर दिया है, उसका मतलब ये है कि उसकी मैथ्स में बहुत कमांड है, उसने चीजें बहुत बार पढ़ी हैं, फॉर्मूले सब याद है उसको, है नहीं है? और ऐसे क्वेश्चन को उसने अगर बहुत बार प्रैक्टिस करी है और एग्जाम में आ गया तो विदिन 1 मिनट हो जाएगा। और जो बी स्टूडेंट है उसने उस चैप्टर को 1 महीने पहले या आधे महीने पहले पढ़ा है, या पिछले संडे को रिवाइज किया है, 7 दिन पहले रिवाइज किया है, अब 8 दिन पहले रिवाइज किया है, 10 दिन पहले रिवाइज किया है, तो वो चीजें सामने आने में आपको वक्त लगता है क्योंकि उस चीज से होते हुए आपको गुजरे हुए बहुत वक्त हो चुका है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रैक्टिस ही सब कुछ है नहीं है? आपको पता है इतने सारे स्कूल्स हैं और हर स्कूल में 1 2 2 3 बच्चे होते हैं जो बहुत तगड़े स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो भी जो है कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप स्कूल में जो क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए टाइम मिल रहा है वो बहुत मिल रहा है, लेकिन वहां पर कॉम्पिटिशन का एग्जाम है नहीं? एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 मिनट आपको मिल रहा है, उसमें से आपको OMR भी भरना है नहीं? उसमें आपको OMR भी भरना है, उसमें आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसको सॉल्यूशन भी करना है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं आपको अगर कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, वहां सक्सेस पाना है, तो हर सब्जेक्ट को आपको पर्सनली डील करना पड़ेगा कि मेरे को जो है इस सब्जेक्ट को ऐसे कमांड करना है इस पे कि जो है अगर पेपर में एग्जाम में आया तो मैं उसको तुरंत बिना किसी सोचे समझे उसको सॉल्यूशन कर दूंगा और आंसर भी जो है मैं सही निकाल दूंगा। ठीक है? और अब जीएस का सब्जेक्ट की बात करता हूं, चाहे 9th क्लास के लिए हो चाहे वो 6th क्लास के लिए हो। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज हम जिसको बोलते हैं, या इसमें सोशल साइंस भी आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज इसको आप पढ़ोगे तो 1 हफ्ते बाद जो आप उसको भूल जाओगे, और क्योंकि इसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत होती है नहीं है? जैसे कोई भी चीज हम याद करते हैं तो वो 1 हफ्ते बाद हम भूल जाएंगे या 2 हफ्ते बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने जीएस को बार बार पढ़ा है, बार बार उसकी रीडिंग करी है नहीं, बार बार उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से होते हुए आप गुजरे हो कम से कम 10 15 20 बार, तो आपको 1 साल बाद अगर कोई पूछेगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती है, या अपर हाउस में कितनी सीटें होती है लोकसभा में, या राष्ट्रपति कैसे नॉमिनेट होता है, या प्राइम मिनिस्टर, या जज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको तब भी आप उसका आंसर बता देंगे, है नहीं? किसी ने 1 2 3 बार पढ़ा है तो वो भाई भूल जाएगा, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो चीजें भूल जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में जो है वो अच्छे से फिट नहीं हुए, यहां उसके फ्रेम नहीं बनी है, फोटो नहीं बना है। तो
मेरे प्यारे बच्चों, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बार बार रिवीजन करिए। और एक चीज और, आप पढ़ रहे हैं जीएस को, वो चीज अलग है, पढ़ने के साथ साथ आप उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर आपने पढ़ दिया, रीडिंग कर दिया, अब आप लास्ट के आधे घंटे जो भी आपका घर में पढ़ने का टाइम है उसमें आप उसके एमसीक्यू लगाइए। तब आपको पूछेगा कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा या कोई क्वेश्चन आपसे जल्दी हो जाएगा, तब पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो जीएस के लिए क्या हो गया, बार बार आपको रीडिंग करनी है, पर डे रीडिंग करनी है। मैथ्स के लिए क्या हो गया, प्रैक्टिस करना है नहीं। थ्योरी याद करिए, फॉर्मूला याद करिए, शीट बनाइए, बोर्ड में चिपकाइए, उसको घर की दीवार में चिपकाइए और उसको बार बार उसको रिवीजन करिए। ये मैथ्स करने का तरीका है नहीं। और बार बार प्रैक्टिस करो, 10 15 20 30 सवाल 50 सवाल पर डे लगाओ है नहीं। और अगर हम बात करूं, मैं इंग्लिश में आता हूं। इंग्लिश अगर 6 क्लास के लिए हो, 9 क्लास के लिए हो, एक ही बात है। अगर इंग्लिश के लिए बात करूं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से उसके आंसर आपको लिखने हैं। देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है उसको ध्यान से और मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब आपके उससे जो रिलेटेड 5 क्वेश्चन है तब आप उसके जवाब दे पाओगे। एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, टेंसेज हो गए, वर्ब हो गया और नाउन प्रोनाउन हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं ये, एडजेक्टिव हो गया, करेक्ट स्पेलिंग भी 6 क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। और 9th क्लास में इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां भी यही हो गया जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है। अब ये तो ऐसा टॉपिक है ना भाई कि जो है आप याद करोगे कल भूल जाओगे, इसको भी आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार उस चीज से होते हुए गुजरना है, तो तब जाके वो चीजें आपको कमांड में होंगी, माइंड में रहेंगी, तब जाके आप पेपर में आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश को भी आप प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की भी आप डेली सीट्स लगाइए, भले आप 20 क्वेश्चन लगाओ एमसीक्यू के, कुछ कहीं पर एंटोनिम्स पूछेगा, कहीं पर सिनोनिम्स पूछेगा, कहीं पर आर्टिकल्स आपको फिल करने होंगे। इस तरीके से जो है आप लोग जो है पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं आपको बात करूं, देखो रीजनिंग, बात है रीजनिंग की, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और एसएसटी हो गया, बात है रीजनिंग की करते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आता है, इसमें तो आपको प्रैक्टिस ही है भाई। आप जहां भी पढ़ रहे हैं आपको बताया होगा, ट्रिक बताए होंगे, सीरीज क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले कैसे किए जाते हैं, कैलेंडर कैसे किए जाते हैं, उन ट्रिक्स को, उन मेथड्स को बार बार रिवीजन करिए और फाइनली प्रैक्टिस करेंगे तब जाके समझ में आएगा, है नहीं। अब पूछेगा कि अगले लास्ट संडे है, लास्ट संडे को अगले महीने के लास्ट संडे को कौन सा डेट आएगा, या 2 साल बाद 3 साल बाद, कुछ ऐसा कैलेंडर में क्वेश्चन होता है नहीं। जो भी आपको मेथड दिया है उनको आप बार बार मेमोराइज करिए, मेमोराइज याद करिए, तभी तो आप देखो, तभी तो आप उतने बच्चों में से निकल पाओगे ना बाहर। बात समझ रहे हो मेरी बात आप सभी। तो तभी तो आप अगर जैसे यूनिक, देखो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है और कुछ अलग यही है, चीजों को आप बार बार पढ़िए, चाहे हिंदी, हाँ हिंदी की बात करें, आरएमएस के लिए हिंदी जरूर पूछेगा, हाँ हिंदी व्याकरण पूछेगा, है नहीं। हिंदी व्याकरण हो गया, वो हिंदी ग्रामर जिसको हम बोलते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे 8th क्लास के लिए, जो भी आपका 8th क्लास सिलेबस है उसको आप पढ़िए। वो तो सेम इंग्लिश ग्रामर ही है, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर अपोजिट है, सेम ही तो हो गए दोनों एक दूसरे के, ठीक। तो इस तरीके से तभी आप जो है, चाहे आप अपना स्कूल में हो, चाहे आप अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, तब जाके आप किसी चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई नहीं, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये कंक्लूजन निकला है। हाँ, अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस भी आपको यही करना है, साइंस भी आपको बार बार रीडिंग करनी है, बार बार रीडिंग करनी है, रीडिंग करने के बाद उसकी पर डे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, क्योंकि अब टाइम ऐसा आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं, आपका अभी ये सितंबर का महीना चल रहा है, आपके पास हार्डली आपके 3 मंथ्स बचे हुए हैं और 3 मंथ्स में आपको सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। आप जहां आप जा रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, आप ये कोशिश करें कि आपका सिलेबस जो है अक्टूबर तक जो है कंप्लीट हो जाए या अक्टूबर 15 तक कंप्लीट हो जाए, ताकि जो है आगे 2 महीने जो है आप अच्छे से रिवीजन कर सको और चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सके अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चा जहां भी पढ़ रहा है, जो भी सर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उसको आप घर जाके रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज का रिवीजन आज नहीं करोगे तो 1 हफ्ते बाद आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये सर ने क्वेश्चन कैसे बताया था और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, है नहीं। आज का रिवीजन आप आज करिए, चाहे वो 8th क्लास के बच्चे मुझे सुन रहे हो, चाहे 6th क्लास से सुन रहे हो, चाहे 2 में पढ़ने वाला, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, जो क्लास का बच्चा भी मुझे सुन रहा है, पर डे रिवीजन बहुत जरूरी है। संडे को आप पूरे हफ्ते का रिवीजन फिर से दोबारा कर सकते हैं। ऐसे करके चीजों का रिवीजन होता है और ऐसे करके चीजें माइंड में रहती है।
है नहीं है। देखिए फर्क पड़ता है भाई, साफ बता रहा हूं सभी बच्चे या पेरेंट्स जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, अब पेरेंट्स का भी रोल रहेगा अपने बच्चे के सक्सेस में। आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, उसको पुश करिए टुवर्ड्स द गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने बच्चे के पास बैठिए, उसको बोलिए सॉल्यूशन करो, ये इतने क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ये बनाना है, ये याद करिए, फिर आप उसको क्वेश्चन आप चेक करिए कर रहा है नहीं कर रहा है। तभी तो देखिए हम हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, बच्चा, तीनों अगर कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा बैठेगा तब जाके बच्चा जो है उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और तब जाके वो कहीं पर पहुंचेगा जहां पर आपका और हमारा सपना है और बच्चे का तो है ही है। ठीक, तो एटलीस्ट एट द लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब्जेक्ट को 2 3 4 बार नहीं पढ़ना है, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो। आपको सब्जेक्ट में कमांड हासिल करनी है। कमांड तब आएगा जब आप उसको 10 15 20 बार रिवीजन करेंगे एटलीस्ट, तब जाके कोई बड़ा सा क्वेश्चन ही क्यों ना हो आप उसको 3 4 लाइन में या तुरंत उसको आप सॉल्यूशन कर देंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा आप उसको कर लेंगे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस कैसे करनी है। और देखिए जो भी बच्चे का सिलेबस हो गया है या होने वाला है, घर पे भी आप जो है अपनी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि अनप्रेडिक्टेबल है, आरएमएस का पेपर जो है अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी चैप्टर से जो है कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए या सिर्फ एक क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर्स हैं, किसी से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको जो है कोई भी चैप्टर जो है छोड़ना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो है मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप अपने दोस्त के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।